हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 8 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और बातचीत किया करते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की। आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त के दिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से। जिन जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है किसी न किसी मायने में, उनके बारे में बात करते हैं। इनका नाम तो सभी ने सुना होगा। इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। इनका वैसे पूरा नाम क्या है? साई खोम मीराबाई चानू। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जल्दी से आप बताएंगे कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? अगर इसमें आपने लिखा होगा भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय महिला वेट लिफ्टर साई खोम मीराबाई चानू का आज जन्मदिन है। इनको बहुत बहुत बधाई हो। भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो फिर आप किस राज्य का नाम लिखेंगे? जल्दी से आप ये बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें मणिपुर तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका संबंध मणिपुर से है क्योंकि ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नोंगपोक कांगचिंग गांव है, वहां पर एक आपने शायद नाम सुना होगा जो कि इम्फाल में पड़ता है। इम्फाल आपको पता ही है मणिपुर की क्या है, ये राजधानी है। तो वहीं राजधानी क्षेत्र के एक गांव में जन्मी और इन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन भी किया। सभी जानते हैं पिछले ओलंपिक खेलों में इनके बारे में आपने जरूर न्यूज़ सुनी थी। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था इनको इस पुरस्कार से? ये बात है 2018 की। अब जब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, इस रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। इसे हम किस पुरस्कार के नाम से जानने लगे हैं? मेजर ध्यानचंद। एक सेकंड रुकना जरा, टाइपिंग मिस्टेक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसे हम बोल देते हैं अब, ठीक है ना। तो पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था। ध्यानचंद कौन है? ध्यानचंद तो हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं, बड़े बेहतरीन प्लेयर रहे हैं हमारी हॉकी टीम के। तो इस प्रकार से आपको बातें ध्यान में रखनी है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न से इनको 2018 में सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया। कब किया था? 2018 में ही किया था। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है जिससे मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया था। और पिछले ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो पिछले ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे। टोक्यो आपको पता ही है जापान की राजधानी है।
तो जापान की राजधानी टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुए, उस ओलंपिक खेलों में इन्होंने कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में क्या जीता था? रजत पदक जीता था, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। ठीक है ना? तो वो आपने न्यूज सुनी थी, है ना? तो इस प्रकार इनकी और भी उपलब्धियां हैं। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। ताशकंद एशियाई चैंपियनशिप जो 2020 में हुई थी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले 2017 की बात करें तो अनाहेम विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उससे भी पहले 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वहां पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं। भारत की एक प्रसिद्ध, आप कह सकते हैं, वेट लिफ्टर हैं ये। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, जॉन बारला। जॉन बारला किस वजह से प्रसिद्ध हैं हमारे भारतवर्ष में? तो ये एक राजनेता हैं। राजनेता। आप इनसे संबंधित एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजनेता जॉन बारला किस राज्य से संबंधित हैं? अगर आपने इसमें लिखा होगा पश्चिम बंगाल, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ था। कहाँ पे? लखीपाड़ा नाम की एक जगह है। एक जिले का नाम अगर मैं लिखूं तो जलपाईगुड़ी, आपने जिला सुना होगा ना, जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या हैं? मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जब फेरबदल किया गया था, जब विस्तार किया गया था, तो इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया था। अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको सौंपा गया। इनको तो नहीं सौंपा गया, आप ये कह सकते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। राज्य मंत्री। तो अल्पसंख्यक मंत्रालयों के अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें वर्तमान में, तो फिर किसका नाम आएगा? आप जल्दी से ये बताने का प्रयास करेंगे। ये लोकसभा चुनाव जीत गए थे 2019 में। अलीपुर द्वार एक जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में, वहां से ये सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद। यहां पर ये इनका ट्विटर हैंडल है। यहां पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पर ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। इनका नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि के बारे में अगर बात की जाती है तो इनका जन्म आज ही के दिन 1955 में हुआ था। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ? जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? इसे भारत की गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की गुलाबी नगरी कही जाने वाली एक जगह जयपुर में इनका जन्म हुआ। और इनको प्रसिद्धि किस वजह से मिली? ये हमारे भारत में एक आईएएस भी रह चुके हैं। इनको बहुत से कार्यभार सौंपे गए। ये 2015 में, जैसे 2014 से 2015 तक ये क्या रहे थे? वित्त सचिव रहे। भारत सरकार ने इनको वित्त सचिव का कार्यभार सौंपा 2014 से 2015 तक। उसके बाद में इनको गृह सचिव के रूप में कार्य करने का मौका मिला। 2015 से 2017 तक इन्होंने ये कार्य किया। उसके बाद में ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य करते रहे। चलो यहां पर लिख देते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब जब हम बात करते हैं इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, आप क्या जानते हैं?
इसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कह देते हैं। वैसे इसे हम क्या बोलेंगे, कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। तो आमतौर पर इसे कैग के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में ये कैग का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो कैग के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कैग कौन बने थे, 1948 की बात है। सबसे पहले हमारे कैग थे वी नरहरि, उनके बारे में बातचीत करनी है। तो वापिस आ जाइए, राजीव महर्षि के बारे में हम बात कर रहे थे। कैग के रूप में इन्होंने 2017 से 2020 तक कार्य किया था। उसके बाद में इनको बोर्ड ऑफ ऑडिटर का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, बोर्ड ऑफ ऑडिटर का अध्यक्ष, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में। तो फिर कब से, 2017 में इनको बनाया गया था। तो इस प्रकार इनके बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, जो कि हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप जल्दी से ये बताइएगा कि भारत सरकार ने इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा 2022 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अब चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके बारे में तो आपने बहुत बातें सुनी होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। इनका नाम है कपिल सिब्बल। कोई भी खबर आ जाए, कोई भी मुद्दा उठे, ऐसा हो नहीं सकता कि इनका कोई भी रिप्लाई ना आए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अपनी एक्टिविटी दर्ज ना करवाएं। ऐसा हुआ ही नहीं है, काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जालंधर से बिलोंग करते हैं। जालंधर जो कि हमारे भारतीय पंजाब का हिस्सा है, ठीक है ना। और ये कौन सी पार्टी के नेता हैं, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। और ये पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। सूचना एवं, आप कह सकते हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के रूप, मतलब वहां पर ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में भी ये काम कर चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने हुए थे, तब इनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में सूचना एवं, आप कह सकते हैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला। जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके ये नेता हैं, आज भी आप सर्च करके देख लीजिए कपिल सिब्बल का कोई ना कोई आपको एक कमेंट मिल जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उस मुद्दे को लेकर इन्होंने ये कहा, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, ए ओ हयूम के नेतृत्व में हुई थी। ए ओ हयूम एक पक्षी विज्ञानी भी थे। ऑर्थो, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे पक्षी विज्ञानी को, ऑर्निथोलॉजिस्ट, शायद कुछ इस तरह का वर्ड होगा, आप देखिएगा उसमें। तो ये एक पक्षी विज्ञानी भी रह चुके हैं। तो पक्षी विज्ञानी ए ओ हयूम की मृत्यु जब 1912 में हुई, उसके बाद ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में। और उस बॉम्बे को वर्तमान की दृष्टि से हम क्या बोल देते हैं, मुंबई बोल देते हैं। तो वहीं पर इसकी स्थापना हुई, जहां पर इसकी स्थापना हुई मुंबई में, और वहीं पर फिर इनका सम्मेलन भी हुआ। तो पहला सम्मेलन 1885 में होना था, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं यहाँ वर्तमान का शब्द लिख देता हूँ मुंबई में। उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में, जिसे हम वर्तमान की दृष्टि से कोलकाता के नाम से जानते हैं। उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
अब जब बात करें तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, कहां पर हुआ था? मद्रास में। इस तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब का। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसे हम वर्तमान की दृष्टि से क्या कह देते हैं? उसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूल का नाम आता है, जो कि पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे अध्यक्षता करने वाले? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, तो पहला अधिवेशन यहाँ पे, दूसरा अधिवेशन यहाँ, और तीसरा अधिवेशन यहाँ पर, और चौथा अधिवेशन यहाँ पर। सिंपल सी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये यहाँ चौथा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कपिल सिब्बल के बारे में बात कर रहे थे। कपिल सिब्बल को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, जो कि हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इस सम्मान से कपिल सिब्बल को 2006 में सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इनकी एक कविता भी है, शायद आपने सुनी भी हो। एक बहुत बेहतरीन वकील माने जाते हैं कपिल सिब्बल, देश के सबसे महंगे वकीलों में इनका नाम आता है। चलो, वकील के रूप में तो ये काम करते ही हैं, कविताएं भी ये लिख लेते हैं। तो शायद आपने सुना होगा, मुझे प्रेम का एसएमएस मत भेजना, क्योंकि मैं जल्दी मिटना नहीं चाहता, तुम तो मुझे इरेज कर दोगे। ये लाइन इन्हीं की है। तो आप इनकी कविताओं के बारे में भी चर्चा सुन सकते हैं। तो चलिए, आज इनका जन्मदिन है, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। अब चलो चलते हैं हम उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिनकी आज जयंती है। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी किस रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी भी बात कर लेंगे। पहले बता देते हैं, इनका जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में इनका जब जन्म हुआ, उस समय ये रावलपिंडी हमारा भारत का हिस्सा था, यानी आप ये कह सकते हैं अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ। और अब वर्तमान की दृष्टि से ये रावलपिंडी क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है एरिया, जहां पर ये जन्मे थे। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को हुई थी। कहाँ पे हुई? दिल्ली में। ठीक है ना, तो इस प्रकार इनके बारे में आपको बातें ध्यान में रखनी है। इनके बारे में आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, फिर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा इनके बारे में। भीष्म साहनी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनको ये सम्मान भारत सरकार द्वारा कब दिया गया था? 1998 में दिया गया। भीष्म साहनी किस रूप में प्रसिद्ध हुए हमारे भारत में? तो ये हमारे भारत के एक साहित्यकार रह चुके हैं। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी। इनकी रचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इनकी एक रचना थी झरोखे नाम से। ठीक है ना, झरोखे शायद आपने नाम सुना होगा। तमस नाम की इनकी एक रचना थी। एक इनकी रचना थी बसंती नाम से। ठीक है ना, तो इनकी और रचनाओं की बात करें, एक रचना इनकी थी मायादास की माड़ी। मायादास की माड़ी जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? तो आप नाम लिखेंगे भीष्म साहनी का। भटकती राख, ये भी क्या है? इनके द्वारा रचित एक रचना है। तो इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बातें जो है इनके बारे में हमने की। एक साहित्यकार के रूप में इन्होंने अच्छा कार्य किया, इसी वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो जल्दी से आपको लिख देना है कौन सा पॉइंट, तो यहां पर लिखना 1975 की बात है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। वहीं जब हम बात करें, जब इस क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो आपको लिखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इनको और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया इनको 1983 में।
इसके अलावा और भी इनको शिरोमणि लेखक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका क्या नाम है? सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी का नाम शायद आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1908 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ का एरिया है? तो आपको पता है, ये तो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 मार्च 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका सिद्धेश्वरी देवी किस राज्य से संबंधित थी? वैसे मैंने आपको बता दिया है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जरूर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित थी ये। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। और कौन सी गायिका गायिका थी ये? शास्त्रीय गायिका, शास्त्रीय संगीत। ठीक है ना? गायिका के रूप में इन्होंने अपना कैरियर जो था वो शुरू किया। भारत सरकार ने इनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था। पद्म श्री जो कि हमारे भारत का कौन से नंबर का सम्मान है? चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका रह चुकी हैं। ये वो जमाना था जब नाचने और गाने वालों को एक हीनता से देखा जाता था, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और महिलाएं अगर कोई कलाकार बन जाती थी उस समय, तो उनको तो वेश्या की तरह ही सी मान लिया जाता था। तो उस समय इन्होंने इतने संघर्ष के साथ में अपनी शुरुआत की और एक बेहतरीन गायिका बनकर उन्होंने उन सब लोगों का जो मुख था वो बंद किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी और पद्म श्री से सम्मानित होना भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही नाम नहीं है इनका। इनका वैसे एक नाम और लिया जाता है, गोनो। इनका नाम था गोनो, बचपन का नाम इनका गोनो था। और भी बातें इनके बारे में आप पढ़ सकती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका नाम भी शायद आपने सुना हो। इनका नाम है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह खुल्लर इनका नाम है। ठीक है ना? तो चलिए इनके बारे में आपको बता देते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। एक गांव का नाम है संसारपुर नाम से, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 2020 में हुई थी। अपने ही गांव में इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से ये जाने गए थे? तो ये हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं, हमारे भारत की हॉकी टीम के। ठीक है, और ऐसे बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका नाम आता है जिनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार इनको कब दिया गया? 1999 की बात है जब इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार के द्वारा इनको हमारे भारत के चौथे नंबर के नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है ना? तो जल्दी से बताएंगे, 2009 में इनको सम्मानित किया था। ठीक है ना? बलबीर सिंह खुल्लर 1968 से लेकर 1975 तक ऑल इंडिया पुलिस टीम के कप्तान भी रहे। और 2001 में ये डीआईजी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए, ठीक है ना? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इनका 28 फरवरी को क्या हुआ था? निधन हुआ था 2020 में। अब हॉकी की बात हो रही है तो आपको पता था, थोड़ी दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक खेल चल रहे हैं। ओलंपिक खेलों में हमारी जो हॉकी की टीम है वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। और ये जो ओलंपिक खेल हैं कहाँ पर हो रहे हैं अभी? तो आप कहेंगे फ्रांस में। फ्रांस के राजधानी की बात करें तो पेरिस है, और पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं। पेरिस में ये मेजबानी की जा रही है ओलंपिक खेलों की। जब हम बात करें इस पेरिस ओलंपिक खेलों की, तो ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल्दी से आप बताएंगे।
अगर आपने लिखा होगा हरमनप्रीत सिंह तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था, यानी कि सबसे पहले कैप्टन कौन रहे, तो जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता है। वहीं जब हम बात करें मनप्रीत सिंह के बारे में, मनप्रीत सिंह जो थे वो इससे पहले इसमें क्या रहे थे, कैप्टन की भूमिका में रहे। लेकिन जब हम प्रगट सिंह की बात करते हैं तो प्रगट सिंह ऐसे कप्तान थे जो 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करते हुए कप्तान रह चुके हैं। मेजबानी नहीं लिखेंगे लेकिन हम कहेंगे 2 बार ओलंपिक खेलों में कैप्टन रह चुके हैं हॉकी टीम के। वहीं जब हम बात करें इनके बारे में, शायद आपने इनके बारे में सुना होगा। पहले आप ये बताइएगा, त्रिभुवन नारायण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा आंसर इसमें ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा इसमें उत्तर प्रदेश तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम क्या है, त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह इनका नाम है, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो आज ही के दिन 1904 में इनका जन्म हुआ था। 8 अगस्त 1904 को कहाँ पे, वाराणसी में। और ये वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ के ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे थे। तो 3 अगस्त 1982 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, वाराणसी में ही, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये एक राजनीतिज्ञ थे हमारे भारतवर्ष के। वहीं जब हम बात करें, ये यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य करते रहे, तो आपको लिख देना है 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 मार्च 1971 तक ये उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य करते रहे। इन्होंने राज्यपाल की भूमिका भी निभाई, पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कब से कब तक कार्य किया था, तो 1977 से लेकर 1980 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता लग गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे। इनके बारे में अगर हम कहें तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है एस निजलिंगप्पा। ये नाम शायद आपने सुना होगा जरूर, ठीक है ना। एस निजलिंगप्पा की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था, सी धवन हल्ली निजलिंगप्पा। 10 दिसंबर 1902 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पे, कर्नाटक में। और उस समय जो जगह कहलाई जाती थी उसे हम कहते थे मैसूर। इनकी मृत्यु 8 अगस्त 2000 को हुई थी चित्रदुर्ग में, ठीक है ना, चित्रदुर्ग। अब ये बताइएगा कि ये चित्रदुर्ग जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है। इन्होंने किस रूप में कार्य किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने से पहले ये स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जेल में भी कई बार गए थे। इनको आधुनिक कर्नाटक का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक कर्नाटक का निर्माता इनको कहा जाता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर आप क्या नाम लिखेंगे, तो वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। शायद आपने नाम भी सुना होगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उसके ये ऐसे नेता थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था 1968 से लेकर 1969 तक, ठीक है ना। तो पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा की आज पुण्यतिथि है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे, जल्दी से आप बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आपने नाम लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जब हम बात करें इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं,
और आपको ये भी पता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। बाकी चलो बात कर लेते हैं ओम बिरला के बारे में। तो आपको पता ही है, ओम बिरला 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष रहे थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया? तो आप कहेंगे ओम बिरला का नाम लिख देना। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो भी नाम किसका आएगा? ओम बिरला का। तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार अभी क्या है, नियुक्त हुए हैं। तो 2 बार अध्यक्ष लगातार बन गए हैं लोकसभा में ओम बिरला। वहीं जब हम बात करें राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कहने का भाव क्या है? विपक्ष के नेता बने हुए हैं वर्तमान में। गांधी परिवार के तीसरे नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभा रहे हैं? तो नाम आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो नाम आएगा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा। ठीक है ना? और लोकसभा में नेता, सदन के नेता कौन है? तो जो नरेंद्र मोदी हैं वही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको ये कक्षा मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बात आपको बता दें, इस कक्षा की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। जो करंट अफेयर्स की कक्षा होती है उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन इस कक्षा की PDF आपको नहीं मिलती है। तो YouTube पे तो आप क्लास ले ही रहे हैं, इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है edurohi24। सर्च करने की वैसे आपको आवश्यकता भी नहीं है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डाले हुए हैं, वहां से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।